गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला घटक। इस हेडिंग में अपन ये सीखेंगे कि हमारी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो लायबिलिटी साइड होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म के जो सोर्स है, जिसमें इक्विटी, प्रीफरेंस, डिबेंचर ये सब आ रहे हैं, इनका जो प्रोपोर्शन है उसी को अपन कैपिटल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो इस हेडिंग में अपन ये सीखेंगे कि इसमें मतलब किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज़्यादा होगा या प्रीफरेंस ज़्यादा होगा या डिबेंचर, यह किस किस बात से डिसाइडेड होता है, मतलब इन चीज़ों को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है, और वही हेडिंग अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले जो घटक है उनको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के अंदर के और कंपनी के बाहर वाले एलिमेंट। अब अपन इसके इंटरनल फैक्टर में देखें तो बिजनेस का नेचर, यदि हम ये कहते हैं कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है उसके अंदर मशीनरी लगी होगी। इसका मतलब जो फिक्स है वो कैपिटल ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि मशीन अपन मतलब लंबे समय के लिए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कंपनी को ऐसा सोर्स चाहिए जो फिक्स हो, और उसके लिए डिबेंचर सबसे बेस्ट रहता है। तो यदि उसका नेचर मैन्युफैक्चरिंग का है जहाँ पर उसको एज ए फिक्स कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर वह डिबेंचर को ज़्यादा रखेगा और इक्विटी को वो कम रखेगा। आय की निश्चितता और नियमितता, यदि हमारी इनकम निश्चित और नियमित है तो आप डिबेंचर से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल ब्याज पे करना और इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको पता है कि आपकी अर्निंग श्योरली इतनी होनी से है। इसलिए जिन व्यवसाय में इनकम श्योर मतलब इनकम की श्योरिटी और रेगुलरिटी है वहाँ पर हम डिबेंचर ज़्यादा रख सकते हैं। व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, तो इसमें ये व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मेरी कंपनी में मेरे अलावा दूसरे की दखल अंदाजी नहीं हो, तो जाहिर सी बात है यह व्यक्ति इक्विटी कम रखेगा और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा रखेगा जिनका डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये इक्विटी सीमित रखेगा और अधिकांश धन डिबेंचर के माध्यम से लेगा। फिर अगला आता है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। तो इसमें मैनेजर अलग अलग व्यू लेकर चलते हैं, कोई डिफेंसिव चलते हैं, कोई अग्रेसिव चलते हैं, तो वो उनके व्यू के हिसाब से हो सकता है। जो अग्रेसिव है वो ज़्यादा इक्विटी लेकर भी अपना काम चला सकते हैं, जो डिफेंसिव मोड पे चलते हैं वो ज़्यादातर अपने डिबेंचर और उनके माध्यम से भी अपने वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर होती है कार्य करने की आज़ादी। तो ये इसी की तरह है, जो व्यक्ति अपने काम को अपने तरीके से करना पसंद करता है वो हमेशा इक्विटी कम रखेगा, क्योंकि उसको पता है दूसरों की दखल अंदाजी उसको अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी स्थिति में वो डिबेंचर को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, ताकि उनको ब्याज दिया और छुट्टी, फिर उनका काम केवल ब्याज तक ही है, वो कंपनी के काम में दखल नहीं देते। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो आपके एक्सपेंसेज के ऊपर को बता रहा है, मतलब आपके ओवरऑल कितने एक्सपेंसेज बैठ रहे हैं। तो चूंकि ये जितना ज़्यादा हाई होगा जाहिर सी बात है आपकी इनकम उतनी क्या होगी, लो। तो ऐसी स्थिति में जितना हाई ये होगा इनकम उतनी लो रहेगी, तो हम डिबेंचर को क्या करेंगे, कम रखेंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपकी कमाई हो या ना हो आपको तो ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए यदि ऑपरेटिंग रेशियो हाई चल रहा है तो हमारी अर्निंग कम हो रही है, और अर्निंग कम हो रही है तो हमारे लिए ब्याज के लिए पैसा भी कम बचेगा। तो ऐसी स्थिति में अपन डिबेंचर को अवॉइड करेंगे। और यदि ये कम रह रहा है तो हम ऑब्वियसली हमारे पास में ज़्यादा पैसा बच रहा है और हम मतलब इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा डिबेंचर प्रेफरेंस कर सकते हैं। समता पर व्यापार, जो व्यक्ति अपनी इक्विटी कम रखते हैं और दूसरों की इक्विटी ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति इक्विटी को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं और दूसरों के पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ावा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इक्विटी शेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। कैपिटल गेयरिंग, वेरिएबल और फिक्स जो सोर्सेज है उनके प्रोपोर्शन को बता रहा है। यदि हमारे पास में ये जो कैपिटल गेयरिंग है वो हाई है, इसका मतलब आप इक्विटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो और अपनी कंपनी में आप इक्विटी को प्रेफरेंस और डिबेंचर की तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि कैपिटल गेयरिंग लो है, इसका मतलब आप डिबेंचर और प्रेफरेंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो वो कंपनी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। विभिन्न साधनों में समन्वय, इसका मतलब ये है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि पूरे इक्विटी में रख लेती है या 100% डिबेंचर ही रख लेती है, इन दोनों के बीच में उसको कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। इसलिए जब समन्वय की बात आती है तो हो सकता है किसी को घटाना पड़े, किसी को बढ़ाना पड़े। फिर इसके एक्सटर्नल फैक्टर में देखते हैं तो पूंजी बाजार की दशा है। जैसे आप देख सकते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, जाहिर सी बात है इस कोविड टाइम में शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है शेयर मार्केट से आप ज़्यादा पैसा जुटा सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं।
क्योंकि लोग शेयर मार्केट से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, इन्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पूंजी बाजार की दशा फेवरेबल नहीं है, तो फिर आप इस समय यदि इक्विटी शेयर लॉन्च किया तो आपकी प्राइस गिरेगी। तो बेटर है आप डिबेंचर ले लीजिए, ताकि आपको पैसा भी मिल जाए और आपके शेयर की वैल्यू भी न गिरे। विनियोक्ता की प्रकृति और पूंजी निर्माण की लागत अलग अलग फैक्टर है। विनियोक्ता की प्रकृति, यदि कोई डरपोक विनियोक्ता है तो भाई उसको प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर बेचिए, क्योंकि वो उसमें ही पैसा लगाएगा। और कोई यदि अग्रेसिव है, जो रिस्क ले सकता है, आप उसको इक्विटी से प्रेफरेंस कर सकते हैं, कभी आप इक्विटी खरीदिए, इसमें रिस्क ले सकता है। पूंजी निर्माण की लागत, यदि हमारे इक्विटी मान लीजिए हम जुटा रहे हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है और डिबेंचर की कम, तो जाहिर सी बात है हम डिबेंचर लेंगे। और यदि हमारे डिबेंचर की ज़्यादा है और इक्विटी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आ रही है, तो हम इक्विटी को प्रेफरेंस करेंगे। तो कैपिटल को कलेक्ट करने की कॉस्ट भी अपने आप में एक मेजर रोल निभाता है। फिर प्रचलित विधान और नियम, तो यहाँ पे हर एक देश के अपने अपने नियम होते हैं, उनके अनुसार उनको पालना करनी पड़ेगी। यदि सरकार कहती है कि आप अपनी पूंजी से दोगुने से ज़्यादा ऋण नहीं ले सकते, तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा डेब्ट के रूप में आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। इसी प्रकार वित्तीय संस्था की नीतियां, हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी कुछ पॉलिसी होती है, वो उन्हीं पॉलिसी को फॉलो करती है और उनके अनुसार से डिबेंचर, प्रीफरेंस और इक्विटी में हेर फेर करती रहती है। सरकारी नीतियां इसके जैसा ही है, सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, हमें उनकी पालना करना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, यदि प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आपको आसानी से पैसा मिल जाता है तब आप इक्विटी से ले सकते हैं, अन्यथा आपको डिबेंचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। यदि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगी और हमारे लिए जो हमारे फाइनेंस के सोर्स है वो भी थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। फिर मौसमी प्रकृति, ये तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको सीजनेबल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जस्ट लाइक शुगर कैन। हमें उस समय उनको खरीदने के लिए, जैसे जो शुगर मिल्स है उनको शुगर कैन खरीदने के लिए उस समय ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उस समय वो एज ए डिबेंचर के रूप में पैसा ले सकते हैं, ताकि जो ही उसका प्रोडक्शन बनेगा उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये थोड़े से एलिमेंट थे जो किसी भी कंपनी के कंपनी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में, मतलब किसका रेशियो ज़्यादा रहेगा, किसका प्रोपोर्शनल कम रहेगा, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।